नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का रोशन सा स्टडी पॉइंट पे। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोग अपनी स्टडी का, अपनी फैमिली का और अपनी फिटनेस का बहुत ही अच्छे से ध्यान भी रखे होंगे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं? आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अपने 11th क्लास इकोनॉमिक्स का सिलेबस। ठीक है जी। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि भैया आपने वैसे चैप्टर्स की वीडियो डालना तो स्टार्ट कर दिया है ना, लेकिन सिलेबस आपने नहीं बताया। एक बार सिलेबस बता दो। वैसे भाई देखो, जो भी मैं चैप्टर की वीडियो में आप लोगों को जो टॉपिक्स करवा रहा हूं, समझ लो कि वो आपके सिलेबस में है तभी करवा रहा हूं, है ना। अगर उन वीडियो को देख लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चों के माइंड में जो है बहुत सारे कंफ्यूजन रहता है कि भैया पुरानी बुक है हमारे पास या फिर किसी और राइटर का बुक है, एनसीईआरटी बुक हमने परचेज नहीं कर रखा, समझ नहीं आ रहा कि क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, सिलेबस में कौन सा टॉपिक है कौन सा टॉपिक नहीं है। खास करके हमारे हिंदी माध्यम के जो स्टूडेंट्स है उनको बहुत सारी समस्याएं भाई फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि हिंदी मीडियम के लिए कोई भी आपको कंटेंट प्रोवाइड नहीं करा रहा, ना सिलेबस बता रहा, ना कुछ। तो दिक्कत लेने की कोई बात नहीं है भाई, जब रोशन भी है साथ तो डरने की क्या है बात। देखो, इको में अगर हम बात करें, आप सभी को मालूम होगा कि इकोनॉमिक्स में आपके पास है दो बुक, है ना। पहले बुक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र के लिए सांख्यिकी या अर्थशास्त्र में सांख्यिकी। ठीक है, सांख्यिकी वाली बुक रहेगी आपकी। ठीक है। दूसरी अगर हम बुक की बात करें तो दूसरी जो आपकी बुक रहेगी वो व्यष्टि अर्थशास्त्र वाली है हमारी। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है नाम। ठीक है, ये व्यष्टि अर्थशास्त्र की बुक है आपकी। ठीक, तो ये दो बुकें आपके पास होनी चाहिए। अगर राइटर की बात करूं तो देखो, किसी भी राइटर की आप बुक ले सकते हैं। ये नहीं है कि भाई देखो एनसीईआरटी बुक से पढ़ना है, क्योंकि इको में क्या है, एनसीईआरटी बुक में बहुत ही ज्यादा टफ लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है। तो बहुत सारे जो टीचर्स है वो आपको एनसीईआरटी बुक लेने के लिए नहीं बोलते भाई, आपको ना किसी दूसरे राइटर की बुक लेने के लिए बोलते हैं। जैसे कि अगर मैं सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स की बात करूं तो भैया सीबीएसई बोर्ड के जो स्टूडेंट्स है वो कौन सी बुक को ज्यादा मतलब महत्व देते हैं? तो एक तो भाई देखो, मैं टीआर जैन की बुक से पढ़ा था, टीआर जैन। ठीक है, इनकी बुक थी, इससे मैंने स्टडी की थी। इसी के साथ साथ बहुत सारे स्टूडेंट संदीप गर्ग है, संदीप गर्ग जी की जो बुक है उससे पढ़ते हैं। इसके अलावा स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स किसी और दूसरे बुकों का इस्तेमाल करते हैं। कुछ बच्चे एनसीईआरटी को भी करते हैं, एनसीईआरटी से भी हेल्प लेते हैं, है ना। हर तरीके के स्टूडेंट्स हमारे चैनल पे होंगे, लेकिन आपको फिर भी सिलेबस पता होना चाहिए। सभी बुक में सिलेबस यही होता है, लेकिन अगर आपके पास पुरानी बुक है तो उसमें हो सकता है कि कुछ टॉपिक्स आपके स्किप करना होगा, कुछ टॉपिक आपको नहीं पढ़ना होगा और वो सारे टॉपिक आप कट कर देंगे बुक से। तो सिलेबस में जो भी टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगा सिर्फ उतना ही पढ़ना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो अपने पास बुक रख लो और बुक में जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ सिर्फ उसी को टिक करो, उसी टॉपिक को पढ़ो। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम देखो, इसमें मिड टर्म में जितने भी आपके जो मिड टर्म आपके सितंबर में होने वाले हैं, मिड टर्म में आपके जितने चैप्टर आ रहे हैं वो भी बता दूंगा, और साथ ही साथ फाइनल एग्जाम में तो पूरा ही सिलेबस ही आएगा, तो भी आपको पता चल जाएगा। तो दोनों सिलेबस आपको पता लगने वाला है, ध्यान से बस वीडियो को देखो। देखिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी जो पहली बुक है अर्थशास्त्र के लिए सांख्यिकी। ठीक है, ये हमारी पहली बुक है। इसमें अगर सांख्यिकी वाली बुक की बात करें, पहला इकाई जो रहेगा, पहला जो चैप्टर आपका रहेगा वो है परिचय, इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर, जिसमें आपको अर्थशास्त्र क्या है ये समझना है आपको। ठीक है, अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का अर्थ क्या है भाई, सांख्यिकी का मतलब क्या है ये भी समझना है, और सांख्यिकी के कार्य क्या है भाई, सांख्यिकी क्या काम करता है, किस लिए सांख्यिकी का यूज होता है, इसका महत्व क्या है अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का, ये सारे टॉपिक आपको पहले चैप्टर में समझने को मिल जाएगा। पहली इकाई जो है, फर्स्ट यूनिट है, उसमें आपको समझने को मिल जाएगा। ठीक है जी। अगर हम दूसरे यूनिट में जाएंगे तो इसमें बहुत सारे टॉपिक रहेंगे, जैसे कि अगर हम दूसरी इकाई की बात करें भाई, पूरा ये दूसरी इकाई में आ जाएगा। अगर आप किसी राइटर, किसी एनसीईआरटी बुक के अलावा अगर आप किसी दूसरे राइटर की बुक का इस्तेमाल करते हैं तो वहां पे तो भाई एक ही यूनिट के कई चैप्टर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। एक ही यूनिट में लगभग 3 से 4 चैप्टर बना रखे हैं, है ना। इस वजह से दूसरे राइटर की बुक में आप देखेंगे कि चैप्टर्स की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर दूसरी इकाई की बात करें तो दूसरी इकाई का हमारा जो नाम रहेगा वो है आंकड़ों का संग्रहण। संग्रहण मतलब समझते हैं इकट्ठा करना, है ना। संगठन और प्रस्तुतिकरण। ठीक है, प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण का मतलब क्या होता है, प्रेजेंटेशन करना। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे दूसरे चैप्टर का नाम रहेगा। इसमें क्या क्या पढ़ने को मिलेगा भाई, पूरी तरीके से जो डाटा है, जो आंकड़े हैं, उससे रिलेटेड हमारा चैप्टर रहेगा, जिसमें आप समझेंगे डाटा संग्रहण करने के जो भी स्रोत है हमारे पास, जिसमें से प्राथमिक स्रोत, माध्यमिक यानी कि द्वितीयक स्रोत जो है ना, जिसके बारे में भाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़े के स्रोत जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से पेपर में क्वेश्चन भी आता है। नमूनाकरण की अवधारणा के साथ बुनियादी डेटा कैसे एकत्र किया जाता है ना। जो डाटा है एकत्रित करने की जितनी भी अलग अलग विधियां होंगी, जितने भी तरीके हैं, उसको उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है जी। डेटा एकत्रित करने की विधि, जैसे कि द्वितीयक आंकड़े
क्यों कि क्या महत्व होते हैं, है ना। भारत की जनगणना और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के बारे में आपको पढ़ने को मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा इसी में आपको आंकड़े का संगठन के बारे में जब हम जाएंगे, दूसरा जो टॉपिक रहेगा, पहला तो भाई आंकड़े का संग्रहण है। संग्रहण में आप डाटा एकत्रित करने के जो भी विधि है, जो तरीके हैं, उन विधियों के बारे में आप जानेंगे, है ना। प्राथमिक द्वितीयक आंकड़े क्या होते हैं, आंकड़े संग्रहण करने के जो भी और दूसरे विधि है उसके बारे में आप जानेंगे। जब आंकड़ों के संगठन वाले टॉपिक में जाएंगे तो आप चर क्या होता है, चर का क्या अर्थ होता है ना, इसके कितने प्रकार होते हैं, आवृत्ति वितरण क्या होता है, इसके बारे में आपको समझने को मिलेगा। उसके बाद जैसे तीसरा हमारा इसी में टॉपिक रहेगा दूसरी इकाई में प्रस्तुतिकरण वाला, है ना, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। तो इसमें आप क्या पढ़ेंगे, डेटा की सारणीबद्ध प्रस्तुतिकरण, कि भाई सारणी के द्वारा जो इंडेक्स हम बनाते हैं, इंडेक्स के माध्यम से हम डाटा को किस तरीके से प्रस्तुत करते हैं। प्रश्नावली विधि होती है, चित्रात्मक कुछ तरीके होते हैं जिससे कि हम डाटा को प्रस्तुत करते हैं, है ना, जिसमें सारणीबद्ध रहेगा, साथ ही साथ चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण भी रहेगा, है ना। जैसे कि दंड आरेख होता है, उसके माध्यम से पाई आरेख यानी कि पाई चार्ट के माध्यम से पाई चार्ट बनाएंगे, उसमें डाटा को किस तरीके से हम मतलब फिलअप करते हैं उसके बारे में आप जानेंगे, ठीक है जी, पढ़ेंगे। आवृत्ति आरेख यानी कि ग्राफिकल जो प्रेजेंटेशन है डाटा का, उसके बारे में आपको समझने को मिल जाएगा, जिसमें हिस्टोग्राफ है आपका, बहुभुज है और तोरण है ना। ये 3 टॉपिक रहेगा जो कि इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके माध्यम से हम आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अंक गणितीय रेखा ग्राफ के बारे में भी आपको समझना होगा। अंक गणितीय रेखा ग्राफ में किस तरीके से श्रृंखला ग्राफ होते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं, श्रृंखला ग्राफ के माध्यम से हम किस तरीके से डाटा को प्रस्तुत करते हैं, ये टॉपिक्स आपको देखने को मिल जाएगा। ये सारे टॉपिक आपको समझना होगा, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 2 यूनिट हमने देख लिया अर्थशास्त्र के लिए, सांख्यिकी वाली जो बुक है उसमें। अब जरा हम देख लेते हैं भैया हमारा जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र से क्या क्या टॉपिक रहेगा, है ना, जो कि आपके मिड टर्म में अभी फर्स्ट, ये सारे फाइनल में तो आएंगे, साथ में मिड टर्म में भी आने वाले हैं आपको। जो मिड टर्म का एग्जाम अभी सितंबर में होगा, वहां पे बहुत सारे बच्चे फेल होने वाले हैं, क्योंकि मैं बता दूं अभी बहुत सारे बच्चे ना अपने स्ट्रीम भी सिलेक्ट नहीं कर पा रहे। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज है, कभी कॉमर्स से साइंस में जा रहे हैं, कभी साइंस से आर्ट्स में आ जा रहे हैं, फिर आर्ट्स से कॉमर्स में चले जा रहे हैं, स्ट्रीम चेंज करने में लगे हैं, किताबों का आता पता नहीं है, बुक भी नहीं परचेज किया अभी तक, स्टडी पे बिल्कुल ध्यान नहीं है, और एकदम से क्या होगा, एग्जाम का डेट शीट आ जाएगा। देख लेना 15 अगस्त के बाद कभी भी एग्जाम का डेट शीट आ जाएगा, और 15 सितंबर से आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे और बच्चे हो जाएंगे फेल, ठीक है। तो मिड टर्म आपके लिए भाई बहुत ज्यादा महत्व रखता है। मैं आपको एक और जानकारी दे दूं, मिड टर्म का महत्व क्या रहेगा। जो सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट है, देखो भाई, जो आपके 80 मार्क्स का आपका जो थ्योरी एग्जाम होगा, इको में 80 मार्क्स का जो थ्योरिकल एग्जाम होगा और 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा, दोनों में अलग से पास होना जरूरी है। इसमें लगभग आपको 7 मार्क्स लाने होंगे जब जाके आप पास होंगे, और इसमें लगभग आपको वही लाने होते हैं मेरे ख्याल से 27-28 नंबर, है ना, 27 नंबर आपको लाने होंगे जब जाके आप पास होंगे। लेकिन इसमें भी क्या है कि मिड टर्म का भी भाई वेटेज है, मिड टर्म का भी ठीक ठाक वेटेज दे रखा है। मिड टर्म का 30% रहेगा, ठीक है, 30%, 80 में से 30%, 30 मार्क्स आपके मिड टर्म के लगेंगे, और 50 बच गए, है ना। 50 जो है वो फाइनल एग्जाम जो होगा, जो एसए 2 का एग्जाम आप जिसको बोलते हैं, फाइनल एग्जाम जो होता है उसका आपका 50 मार्क्स रहेगा। इस तरीके से 80 मार्क्स आपको दिए जाते हैं। तो भैया मिड टर्म में अगर आप अच्छे खासे नंबर ले आते हो तो अच्छी बात है, फिर फाइनल एग्जाम में आपके ऊपर प्रेशर ज्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि उस समय बहुत ज्यादा सिलेबस होगा, बहुत कुछ पढ़ना होगा। मिड टर्म में आसानी से नंबर ले आओगे, क्योंकि 2 चैप्टर इधर से रहेगा, 2-3 चैप्टर उधर से रहेगा, ज्यादा सिलेबस नहीं होगा, तो मिड टर्म में तुम अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र की हम बात करेंगे अब। हाँ जी, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में देखेंगे, व्यष्टि अर्थशास्त्र में जो आपका पहला जो चैप्टर रहेगा, वैसे यहाँ पे यूनिट 4 दे रखा है, लेकिन अगर आप व्यष्टि अर्थशास्त्र की बुक को ओपन करेंगे तो वहां पे चैप्टर नंबर 1 है ना, जिसमें आप क्या समझते हैं भैया, व्यष्टि अर्थशास्त्र का मतलब क्या है। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ आप समझते हैं, अंतर समझते हैं दोनों में। जो सकारात्मक अर्थशास्त्र है, आदर्शात्मक अर्थशास्त्र है, इनमें अंतर समझते हैं। अर्थव्यवस्था क्या है भाई, सब कुछ पढ़ा रखा हूं, जो अभी एक वीडियो मैंने डाला है उसमें सारी चीजें मैंने समझा रखा है आप लोगों को, है ना। अर्थशास्त्र क्या है, किसी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या होती है। अभी जो सेकंड वीडियो मैं लेके आऊंगा आप सभी के लिए, वो अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या के ऊपर ही रहेगी, है ना। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है, जिसमें आप क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें, किसके लिए उत्पादन करें, ये वाला टॉपिक भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से कोई एक क्वेश्चन पेपर में जरूर आता है, क्या, कैसे और किसके लिए उत्पादन करें, में से एक क्वेश्चन पेपर में फिक्स है, हर बार आता है। इसी के साथ साथ इस टॉपिक का एक और भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, उत्पादन संभावना वक्र।
उत्पादन संभावना वक्र को समझेंगे और अवसर लागत की अवधारणा भी आपको इसी चैप्टर में देखने को मिल जाएगा। ठीक है जी, तो ये आपकी इकाई 4 है, यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का चैप्टर नंबर 1 में आ जाते हैं सारी चीजें। उसके बाद इकाई 5 की अगर बात करेंगे, ठीक है, तो इसमें उपभोक्ता संतुलन एवं मांग का सिद्धांत जो है, ये हमारे इस चैप्टर का नाम है उपभोक्ता संतुलन और मांग। डिमांड वाला जो चैप्टर है वो भी आपके इसी में आ जाता है, जिसमें आप उपभोक्ता संतुलन के बारे में उपयोगिता विश्लेषण के माध्यम से, ठीक है, उपयोगिता का क्या अर्थ होता है, सीमांत उपयोगिता, हास्यमान सीमांत उपयोगिता का नियम, सीमांत उपयोगिता विश्लेषण का प्रयोग करके हम उपभोक्ता संतुलन को समझने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ उपभोक्ता के संतुलन का उदासीनता वक्र, जिसको हम आईसी वक्र भी बोलते हैं, आईसी वक्र, ठीक है, या तटस्थता वक्र विश्लेषण भी बोल देते हैं, इसके माध्यम से हम क्या करेंगे, उपभोक्ता संतुलन की जो भी शर्तें हैं उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ इसमें आपका डिमांड वाला टॉपिक आ जाएगा, जिसमें मांग का अर्थ क्या होता है, बाजार मांग, मांग के निर्धारक जो भी तत्व है ना, मांग अनुसूची क्या होती है, मांग वक्र क्या होता है, उसका ढलान कैसा होता है, मांग वक्र में गति और बदलाव, ये सारी चीजें आपको समझने को मिल जाएगा। इसी में मांग वाले में ही आपको मांग का लोच, कीमत लोच जो है, मांग लोच की कीमत वाला जो टॉपिक है, यानी कि मांग की कीमत लोच का अर्थ क्या होता है ना, इसको प्रभावित करने वाले कारक क्या है, मांग की कीमत लोच का माप, जिसमें प्रतिशत परिवर्तन विधि और कुल व्यय विधि, ये दोनों विधियां आपको समझने को मिल जाएगा, ये दोनों विधि आपको समझना पड़ेगा जी। ठीक है जी, तो ये आपका रहेगा मांग वाले चैप्टर से। इसकी पीडीएफ आप लोग अगर डाउनलोड करना चाहते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम पे जाके सिंपली आपको सर्च करना है रोशन सा स्टडी पॉइंट, है ना, और रोशन सा स्टडी पॉइंट को कर लेना है वहां पे भी सब्सक्राइब, ताकि जितने भी पीडीएफ है, जितने भी नोटिफिकेशंस है, वो सारे आपको उस चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है जी, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। देखो आगे आ जाते हैं, आगे देखते हैं, आगे जो हमारी इकाई 6 है, इकाई 6 में हम उत्पादक के व्यवहार और पूर्ति का जो सिद्धांत है उसको समझते हैं। मिड टर्म के लिए भाई पूरा यूनिट नहीं रहेगा ये, मिड टर्म के लिए केवल और केवल जो हमारा उत्पादन फलन का जो सिद्धांत है, उत्पादन फलन वाला जो टॉपिक है, सिर्फ उसी को कवर करना है, उसी के बारे में आएगा, है ना। उत्पादन फलन तक का जो सिलेबस है ये आपको पढ़ने को मिलेगा। देखो भैया, उत्पादन फलन का अर्थ क्या होता है ये समझेंगे, है ना। अल्पकालीन और दीर्घकालीन कुल उत्पाद का मतलब क्या होता है, औसत उत्पाद क्या होता है, सीमांत उत्पाद क्या होता है, ये समझेंगे। और एक कारक के प्रतिफल, यानी कि जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है परिवर्ती अनुपात का नियम। ठीक है जी, परिवर्ती अनुपात का नियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, हर बार पेपर में आता है, हर बार पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको आप लोग करेंगे। ये जहां तक का जो सिलेबस होगा हमारा, ये मिड टर्म के लिए रहेगा। ये सारा सिलेबस आपको 13 सितंबर से पहले स्कूल के द्वारा आपके स्कूल के टीचर्स करवा देंगे, और फिर आपका मिड टर्म का एग्जाम होगा। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका मिड टर्म तक का सिलेबस। लेकिन आपको पता है कि जब फाइनल एग्जाम होगा तो ये तो पूरा आएगा ही आएगा, और आगे की जो चीजें है वो भी आएंगी, है ना। तो उसको भी देख लेते हैं। चलिए थोड़ा तेजी में करेंगे सिलेबस की वीडियो, थोड़ा सा तेजी में करेंगे, ज्यादा डिटेल में, क्योंकि हमें चीजों को समझना नहीं है ना। चलो आ जाओ। देखो आगे आ जाता है सांख्यिकी उपकरण और व्यवहार। फिर से सांख्यिकी वाले इकाई की अगर हम बात करें, इकाई 3 है हमारा, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप वाला जो टॉपिक रहेगा, जिसमें आप माध्य, माध्यिका और बहुलक, इन तीनों के बारे में जानेंगे। इनको निकालने की जो भी विधियां है उसको आप जानेंगे। साथ ही साथ सहसंबंध क्या होता है, सहसंबंध का अर्थ और इसकी विशेषता क्या है, प्रकीर्ण आरेख क्या होता है, सहसंबंध के माप की जो विधि है, जिसमें आप कार्ल पियर्सन की जो विधि है, देखो भाई यहाँ पे 2 विधि है जिसका इस्तेमाल हम करेंगे सहसंबंध को मापने के लिए, है ना, निकालने के लिए। तो एक तो कार्ल पियर्सन की विधि है, और दूसरा है स्पीयरमैन। ठीक है, स्पीयरमैन का जो रैंक सहसंबंध है, इसके बारे में भी आपको समझने को मिलेगा। इसके द्वारा ये 2 विधि है जिसके माध्यम से हम सहसंबंध को निकालेंगे, है ना। तो थोड़ा सा मैथ का नॉलेज होना चाहिए इसके लिए आप सभी को। ठीक है जी, उसके बाद सूचकांक संख्याओं का परिचय। सूचकांक संख्याओं का परिचय हम जानेंगे, इसका अर्थ क्या होता है, प्रकार क्या होता है, थोक मूल्य सूचकांक क्या है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक क्या होता है, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक क्या होता है ना। सूचकांक की संख्याओं का उपयोग किस तरीके से किया जाता है, मुद्रास्फीति और सूचकांक संख्या में क्या रिलेशन है, मुद्रास्फीति वगैरह को मापने में किस तरीके से उपयोगी होता है। सरल समग्र विधि के माध्यम से चीजों को समझा जाएगा, ये विधि बता रखा है। ठीक है जी, तो इस तरीके से ये पूरा आपका सांख्यिकी का सिलेबस था। सांख्यिकी में बस यही सारे टॉपिक आपके आने हैं। अब आगे जो हम बात करेंगे वो व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में बात कर लेते हैं। फिर से हम व्यष्टि अर्थशास्त्र वाले टॉपिक में आ जाते हैं। तो उत्पादन, व्यवहार और आपूर्ति वाला जो टॉपिक रहेगा आपका, इसमें हमने अभी जो ऊपर बात किया था उसमें हमने उत्पादन
फलन के बारे में हमने बात कर लिया था, लेकिन इसी में आपको लागत की अवधारणा समझनी होगी, है ना। कुल लागत, कुल निश्चित लागत, कुल परिवर्तनशील लागत क्या होता है, औसत लागत क्या होता है ना। लागत निश्चित, औसत परिवर्तनशील लागत और सीमांत लागत में संबंध क्या है, ठीक है। आगम यानी कि संप्राप्ति की हम बात करेंगे। कुल संप्राप्ति या कुल आगम क्या होता है, औसत और सीमांत आगम क्या होता है, इनके बीच संबंध। उत्पादन का संतुलन जो भी विधि है हमारे पास सीमांत आगम के माध्यम से, यानी कि सीमांत संप्राप्ति का जो सिद्धांत है उसके माध्यम से हम इसमें उत्पादक की जो संतुलन की जो शर्तें हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद फिर से पूर्ति वाला टॉपिक आ जाएगा, जिसमें जैसे जैसे मांग वाले टॉपिक में हमने जो भी चीजें पढ़ना था उसको आपको पूर्ति वाला टॉपिक में ही पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि पूर्ति क्या है, बाजार पूर्ति क्या होता है, पूर्ति के निर्धारक तत्व क्या है, पूर्ति अनुसूची क्या है, पूर्ति वक्र क्या है ना, उसका ढलान कैसा होता है, पूर्ति वक्र में गति और उसका बदलाव। फिर पूर्ति का कीमत लोच भी आ जाएगा। जाहिर सी बात है, जब हम मांग की लोच पढ़ेंगे तो पूर्ति का कीमत लोच भी पढ़ेंगे, यानी कि पूर्ति की कीमत लोच का माप कैसे करते हैं, प्रतिशत विधि इसमें आपका मेन टॉपिक रहेगा। प्रतिशत विधि के माध्यम से चीजों को समझेंगे, ठीक है जी। आ जाओ, आगे आ जाते हैं। तो अब बाजार का सिद्धांत रहेगा, यहाँ पे बाजार के बारे में जानेंगे हम, ठीक है। देखो जी, क्या है, इकाई 7 जो है वो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार और सरल अनुप्रयोगों के साथ मूल्य निर्धारण, ठीक है। बाजार में किस तरीके से मूल्य का निर्धारण होता है इसमें, उसको हम समझेंगे। तो बस पूर्ण प्रतियोगिता बाजार को ही यहाँ पे लिया गया है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषता क्या है, बाजार संतुलन का निर्धारण यहाँ पे कैसे होता है, मांग और पूर्ति में बदलाव के क्या प्रभाव इस बाजार में देखने को मिलते हैं, ये टॉपिक रहेगा, ठीक है। मांग और पूर्ति के सरल अनुप्रयोग, मूल्य सीमा, मूल्य तल, न्यूनतम मूल्य निर्धारण क्या होता है, अधिकतम मूल्य सीमा निर्धारण क्या होता है, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। न्यूनतम मूल्य निर्धारण और अधिकतम मूल्य निर्धारण, ये भी भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम इन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये सिलेबस रहेगा, जो कि 80 मार्क्स का आपका थ्योरेटिकल एग्जाम होगा और 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होने वाला है। 20 मार्क्स का जो प्रैक्टिकल होगा उसके लिए कुछ टॉपिक यहाँ पे सुझाए गए हैं, लेकिन आपके टीचर क्या करते हैं, आपको टॉपिक देते हैं, ठीक है जी। टीचर्स आपको अलग अलग रोल नंबर के हिसाब से आपको टॉपिक्स देंगे, तो उन टॉपिक्स के ऊपर आपको क्या बनाना होगा, प्रोजेक्ट वर्क बनाना होगा, है ना। और उसके 20 मार्क्स आपको मिलेंगे। तो इसमें भी भाई 7 नंबर लेना जरूरी है आपके, 20 में से 7 नंबर मिलेंगे तभी पास हो जाओगे, नहीं तो भाई फेल हो जाओगे। तो प्रैक्टिकल भाई बना देना, मजे मत लेना भाई। कहीं सोचो कि भाई 80 में से ले आएंगे नंबर, पास हो जाएंगे, भाई प्रैक्टिकल में अलग से पास होना जरूरी है। प्रैक्टिकल फाइल, प्रोजेक्ट वर्क जरूर बना के सबमिट कर देना, ठीक है जी। तो इस तरीके से ये सारे टॉपिक है आपके, जिसके ऊपर आप यहाँ से टॉपिक सारे दे रखे हैं, ठीक है। इधर से आप ये सारे टॉपिक देख सकते हो और इसके ऊपर कोई एक टॉपिक के ऊपर आप फाइल बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका इको का सिलेबस था, 11th क्लास इकोनॉमिक्स का सिलेबस था। उम्मीद करता हूं आप सभी सिलेबस को समझ चुके होंगे, है ना। रोशन साई स्टडी पॉइंट की वीडियो को लाइक कर रहे होंगे, वीडियो शेयर कर रहे होंगे, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूं आप लोग ये काम जरूर करेंगे। मिलते हैं फिर आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।